अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अफ़गान तालिबान हुकूमत और यूरोपीय मुल्कों के नुमाइंदों के दरमियान ओस्लो में होने वाले मुज़ाकरात की। और बात आज हम इसलिए इस पर पहले करने जा रहे हैं क्योंकि इस मुलाकात का, इन मुज़ाकरात को जो एलामिया है वो जारी कर दिया गया है। अच्छा, इस मुज़ाकरात के जो शुरका हैं उन्होंने तालिबान को बुनियादी इंसानी हुकूक़ की फ़राहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। अफ़गान तालिबान से डू मोर का मुतालबा कर दिया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, बरतानिया और अमेरिका के खुसूसी एलचियों और नुमाइंदों ने तालिबान वक्त के साथ मुज़ाकरात किए हैं। शुरका ने ख़वातीन की मुलाजमतों और लड़कियों की तालीम पर पाबंदी समेत उन पर बग़ैर महरम के सफ़र की जो पाबंदी आयद की गई है, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उस पर शदीद तनकीद की गई है। ये जो एलामिया जारी हुआ है इसमें बताया ये भी जा रहा है कि मुज़ाकरात के शुरका ने अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए फ़ौरी इमदाद की बहाली पर भी जोर दिया और मुल्की बैंकों में कैश लिक्विडिटी की ज़रूरत की अहमियत का एतराफ़ करते हुए कहा कि रियासती उमूर चलाने के लिए बैंकों में नक़द रकम का होना बेहद ज़रूरी है। एलामी में खबरदार भी किया गया है कि अगर तालिबान अपनी हुकूमत को तस्लीम कराना, असासों की बहाली और इमदादी फ़ंड्स की फराहमी चाहते हैं तो उन्हें मामलात को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात करना होंगे। फ़ंड्स की कमी के बायस लाखों अफ़गानियों को भूख और अफलास, बेरोज़गारी और महंगाई का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सूरत हाल को शहरियों के लिए जहन्नुम करार देते हुए इमदाद की बहाली पर जोर दिया है। रिपोर्ट से बता रही हैं कि आलमी कवानीन, आलमी क़ुव्वतें तालिबान को बराह रास्त इमदाद देने के बजाय बैनुल-अक़वामी तंजीमों और NGOs के ज़रिए इमदाद की अफ़गान अवाम तक रसाई चाहती हैं, लेकिन शफाफियत के खदशे के पेश नज़र ताहाल ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता है। ये सारा मामला क्या है? मुज़ाकरात का एलामिया तो जारी हुआ है, लेकिन ये तो फिर से वही चीज़ें हैं जो पहले से मांगी जा रही थी, अफ़गान तालिबान हुकूमत से मुतालबा की जा रही थी। तो फिर अगर इन मुज़ाकरात के बाद भी मुतालबात ही सामने आ रहे हैं तो फिर मुज़ाकरात में क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। जी, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हामिद खान अलमशरकी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हामिद खान साहब। जी, वालेकुम सलाम आसमा। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हामिद खान साहब, बताइएगा, अफ़गान तालिबान से डू मोर का मुतालबा कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें तो वही हैं जो इन मुज़ाकरात से पहले भी डिमांड की जा रही थी। आपको नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात के बाद तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए थी कि हमने ये चीज़ें डिमांड की हैं, ये चीज़ें मुतालबा की हैं अफ़गान तालिबान हुकूमत से और आगे से हमें उसका ये जवाब आ गया है या ये प्रॉमिस किया गया है। अगर इसी तरह से डू मोर के मुतालबात ही सामने आते रहने हैं तो फिर वो मुज़ाकरात कब होंगे जिनसे कोई नतीजा निकल पाए? सर जी आसमा, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में तो हम 20 साल से डू मोर सुनते आ रहे थे और हम इस लफ्ज़ से आशना हैं, जिसकी हमें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन दुनिया को इस बात का एहसास करना चाहिए, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट्स हैं, यूनिसेफ की रिपोर्ट है। सब रिपोर्ट्स एक बात कह रही हैं कि इस शदीद तरीन, बदतरीन मौसमी हालात में लाखों अफ़गान बच्चों की 2.5 लाख तक अफ़गान बच्चे अपनी जान से जा सकते हैं। लोग इस वक्त सर्दी में इंतहाई बुरे हालात में हैं। दुनिया का बदतरीन क्राइसिस वहां पर चल रहा है और इस सूरत हाल में यूरोप का इस तरह का जो स्टांस है, ये मेरी समझ से बालातर है। मैं खुद इस सारी जिंदगी उन मुल्कों के साथ काम भी किया है, चीज़ों को भी देखा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस तरह का मुतालबा है तालिबान से, वो इन शराइत पर अफ़गान मासूम अवाम की जानो माल की शराइत पर करना जो है वो नामुनासिब है। जबकि एक तरफ जो है अफ़गान हुकूमत जो तालिबान हुकूमत है वो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी, अगर आपने हमें इमदाद नहीं देनी तो जो $9 बिलियन अमेरिका ने सीज किए हुए हैं अफ़गान हुकूमत के, उनको रिलीज किया जाए। जी, उसमें से सिर्फ 970 मिलियन रिलीज किया है, 8.25 बिलियन रोका हुआ है। करीबन $6 बिलियन के करीब जो है वो वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारों ने रोका हुआ है। यानी कि एक तो आपने उनकी इमदाद रोक ली, एक आपने उनके जो अपने पैसे थे उनके अकाउंट सीजर कर दिए। दूसरी तरफ ना सिर्फ वहां मालियाती बहरान है, खुराक का बहरान है, इंसानी बहरान है, बच्चों की जानों का है। इस सारी सूरत हाल के अंदर यूरोपीय यूनियन जो इंसानी हकूक के सबसे बड़े अलमबरदार हैं, मेरा ख्याल ये है कि ये उनकी जो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो वाकई इंसानी हकूक के अलमबरदार रह गए हैं। मेरा ख्याल, आप अगर इस सूरत हाल को गौर से देखें तो तालिबान ने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही है कि हम जो हैं वो हम
कोशिश पूरी कर रहे हैं कि वहां पर अपने रिसोर्सेज के अंदर काम कर रहे हैं और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बैंकों में पैसे नहीं है। मैं ये मानता हूं कि तालिबान की तरफ से मजीद लचक आने की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं। खवातीन को राइट ऑफ एजुकेशन मुकम्मल मिलना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं। और जो सही है, जो महरम की शर्त है, अब ये सऊदी अरब में भी एक जमाने में था ये कानून, और उसके अंदर भी बहुत सारा कुछ था। तमाम हर मुल्क अपने कवानीन अपने अंदाज में बनाता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। ये नहीं किया जाता कि बाहर की कुव्वतें उसके ऊपर कवानीन मुसल्लत करें। हाँ, वो कवानीन जो बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ हैं, उसके खिलाफ बात होनी चाहिए। लेकिन किसी भी, मैं समझता हूं, सूरत में अगर आप तालिबान को डिक्टेट करेंगे और आप समझेंगे कि आप उसको डिक्टेट करके अपनी बात मना लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये 96 वाली गलती दोहराई जाएगी। 1996 में किया गया कि तालिबान को तन तनहा छोड़ दिया गया, अभी भी वही किया गया। और एक और अहम बात आसमान नोट कीजिए कि इस सारे ओस्लो इजलास के अंदर ना तो रशिया ने शिरकत की है, ना चाइना ने शिरकत की है, ठीक है, ना ही जो जो दूसरी रियासतें हैं, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और जो नेबर कंट्रीज हैं। सो एक्चुअली इस इजलास के अंदर वो सब ग्रुप शामिल थे, वो सब कंट्रीज हैं जिन्होंने ना तो अभी तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है, ना ही उन्होंने अभी तक किसी तरह की कोई इमदाद रिलीज की है। जब ये कहा जाता है कि जी हम एनजीओज के जरिए वहां इमदाद पहुंचाना चाहते हैं, आप भी जानती हैं आसमा कि एनजीओज का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता जो एक मुल्क के अंदर होता है। और अभी तो वहां पे इस वक्त हमें अफगानिस्तान के अंदर मसाइल दिखाई दे रहे हैं, उनको हैंडल करना, उनको एड्रेस करना, उन तक मदद पहुंचाना, वो एनजीओस का सिर्फ काम नहीं हो सकता ना। उसमें आप वजह फरमा रहे हैं कि बड़े मुमालिक को आगे आना होगा, लेकिन ये बड़े मुमालिक आगे आने के लिए जो शराइत अभी आप जिनको कह रहे हैं कि चलें थोपी जा रही हैं, वही लफ्ज़ इस्तेमाल अगर हम कर लें, ये जो कहा गया है इजलास की शुरका की जानिब से कि ख़वातीन के मुलाजमतों और लड़कियों की तालीम पर जो पाबंदी है, और साथ ही साथ एक और जो बड़ी पाबंदी पिछले दिनों हमें देखने में आई है अफगानिस्तान के अंदर, के बगैर महरम के सफ़र नहीं कर सकती हैं ख़वातीन। अब ये मुतालिबा तो कर दिया गया कि इन सारी चीज़ों को हटाएं। आपको लगता है कि इन मुतालिबात को माना भी जाएगा, या इनमें से कुछ जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं तालिबान हुकूमत के लिए, कुछ पर आप समझते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं कुछ हो पाएगा तालिबान की जानिब से? जो मेरी मालूमात हैं और जो मेरा तज्जिया है उसके मुताबिक एक बात तो ये कि तालिबान खुद कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई की जा रही है। इस तरह सूरत हाल नहीं है जैसे कि वो 96 के अंदाज में उसको पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन को बहरहाल दफ्तरों में काम करने की इजाज़त दी जा रही है और काबुल के अंदर नज़र आ रहा है कि ख़वातीन काम कर रही हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ कवानीन ऐसे आए हैं जिसके ऊपर तशवीश ज़रूर हो रही है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि आप इस वजह से उन बच्चों को जान से जाने देंगे कि इसलिए कि जी तालिबान ने ये पाबंदी नहीं हटाई और वो नहीं हटाई, तो इसके जिम्मेदार जो है वो खुद वेस्टर्न वर्ल्ड भी होगी, खुद दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमें भी होंगी। तालिबान को लचक जरूर दिखानी चाहिए। तालिबान को चाहिए कि इस वक्त अपने अवाम का ख्याल करके जहां तक मुमकिन हो लचक दिखाई जाए, और ये लचक फॉर द सेक ऑफ द लाइफ ऑफ द किड्स, वो जो बच्चे हैं उनकी जानों के लिए, वो औरतें जिनके पास सर ढांपने के लिए या कोई कपड़े नहीं है या छतें नहीं हैं, इंतहाई फ्रीजिंग टेम्परेचर है। मेरे पास जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक वहां पर कंबल तक नहीं पहुंच रहे हैं, वहां खुराक का बहरान है। बैंकों में लाइनें लगी होती हैं, सुबह 5 बजे से लोग खड़े हो जाते हैं और वो तनख्वाहें तक नहीं दे पा रही अफगान हुकूमत। और कारोबार जो हैं वो सड़क के ऊपर जो है वो बहुत सारे जो कारोबार हैं वो बंद होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान के लिए लचक दिखाना जरूरी है, लेकिन इस बुनियाद पर कि तालिबान अगर लचक नहीं दिखाएंगे तो हम अफगानिस्तान की आवाम को इस बहरान में जो है वो तनो तनहा बेयारो ये किसी मददगार तौर छोड़ भी देंगे। सही नहीं है। अच्छा, आपने जिन मुमालिक का जिक्र किया, कुछ मैं चाहूंगी कि उनकी भी बात कर लेते हैं, खास तौर पर बात कर लेते हैं हम चाइना की और रशिया की। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा का भी हम देख रहे हैं कि जोर दिया जा रहा है कि जी ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम बन चुकी है अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए, वहाँ के अवाम के लिए। सूरत हाल को फ़ौरी तौर पर, मसाइल को फ़ौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है, इमदाद देने की फ़ौरी तौर पर ज़रूरत है। उसको चले कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लेकिन चाइना और रशिया मिलकर ऐसी कोई कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि किसी और का इंतज़ार न करना पड़े? तुर्की भी है, पाकिस्तान भी है, चले पाकिस्तान उस सतह पर जाके नहीं कर सकता है, चाइना और रशिया तो कर सकते हैं, तो यही ममालिक क्यों पहल नहीं कर लेते हैं सर?
मदद करने आसमा की मैं बात कर रही हूँ। आसमा मैंने एक आर्टिकल लिखा और मैंने उसके अंदर ये 2-3 माह पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा अफ़गानिस्तान के ऊपर। मैंने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही कि एक वक़्त आएगा जब चाइना और रशिया ही मदद करेंगे और उस वक़्त दुनिया जो है वो उसकी मदद को सवालिया निशान बनाने की कोशिश करेगी जी कि चाइना क्यों मदद कर रहा है? चाइना के क्या इंटरेस्ट हैं? इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर मुझे ये नज़र आ रहा है। देखिए, हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी बसात के मुताबिक उससे बढ़कर अफ़गानिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान ने अपने असूलों को और अपने हालात को बालाए ताक रखकर भारत को 50,000 टन गंदम ले जाने दी, सिर्फ़ अफ़गान सही बात शहरियों की जानों के लिए। हमने अपना कंप्रोमाइज़ किया। पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो रहा है। जहाँ तक चाइना की बात है, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अब चाइना भी मदद करेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि जी अफ़गान तालिबान का झुकाव ज़्यादा चाइना की तरफ हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुद यूरोप की जो है वो हिपोक्रेसी होगी। क्यों? क्योंकि जो किसी की मदद करेगा, वो उसकी हमदर्दियाँ तो हासिल करेगा ना। ये एक बेसिक डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी होती है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी आप मदद भी ना करें और आप मेरे साथ ताल्लुकात डिप्लोमैटिक रिलेशन भी ना बनाएँ, सफारती तौर पर मुझे कबूल भी ना करें और फिर अगर कोई मेरी मदद करे, तो आप उस पर तनकीद करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरा ख़्याल ये है कि अभी हम देखेंगे आने वाले दिनों चलें में कुछ उस पे चाइना बात की कर तरफ लेते से हैं मदद डॉक्टर होगी। हामिद खान साहब, कुछ उस पे बात कर लेते हैं जो अभी मुमकिन है, जो अभी अफगान तालिबान हुकूमत कर सकती है। अगर वो इन मुतालिबात को हाँ। तस्लीम नहीं करती है, क्या आगे उनके पास ऑप्शंस हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है? आपको नहीं लगता कि अब कोई और रास्ता नहीं है उनके पास इन सारे मुतालिबात को हाँ, मानने के मैं अलावा? मैं मैं बिल्कुल आपकी बात आसमा ठीक है कि तालिबान को दानिशमंदी का सबूत देना पड़ेगा। तालिबान को ज़रूर चाहिए कि उनकी जो फ़ौरी तौर पर जो बातें मान सकते हैं, उनको मानें। माने। लेकिन हमने जो तालिबान की हिस्ट्री देखते आ रहे हैं, अंदाज़े तर्ज़े हुकूमत देखते आ रहे हैं, उसके अंदर उनको ये लग रहा है कि उन पर अगर इंतहाई नाजायज़ दबाव डाला गया, तो वो शायद इसको कबूल ना कर सकें। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि तालिबान ने एक ऐलान किया जी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक मुमकिन हो अपने अवाम को जो है वो रोज़गार भी पहुँचाएँ, खाना भी और सब कुछ पहुँचाएँ। लेकिन वहाँ पर जो ग्राउंड पर मौजूद एनजीओज़ हैं, उनके ऊपर भी बड़ी ज़िम्मेदारी है। एक तो एनजीओज़ कोई मौजूद तो हैं ना, उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है और उनके कोई फ़िगर्स सामने नहीं आ रहे कि वो क्या काम कर रही हैं। इस वक़्त ज़रूरत यूनाइटेड नेशन के लिए ये है कि वो खुद आगे आए, यूनाइटेड नेशन आगे आए, बजाए ये कि सिर्फ़ यूरोपीय यूनियन पे डाला जाए। यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि आगे आकर कोई हंगामी इजलास किया जाए, जिसके तहत कोई ऐसी करारदाद पास की जाए, जो इन ममालिक को मजबूर करे कि एटलीस्ट अगर इमदाद नहीं करनी, तो वो जो फ्रोज़न अकाउंट्स हैं, उनको खोला जाए, मुंजमद बहाल कर असासों दें। को खोल दिया जाए और ताकि ये कि अफ़गान अवाम को डायरेक्ट मदद पहुँचे। अगर ये कोशिश करेंगे कि जी एनजीओज़ कोई हेलीकॉप्टर से आके मदद करें, तो मेरा ख़्याल ये है कि उसके अंदर बहुत सारे शकूक व शुबहात भी पैदा हो जाएँगे। उसके अंदर जो है वो शफ़ाफ़ियत का अंसर भी जो है, वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और तालिबान की जानिब से भी शकूक व शुबहात होंगे। आपने बिल्कुल सही बात कही आसमा कि ज़रूरी है कि तालिबान भी कुछ कंप्रोमाइज़ करें, तालिबान भी देखें कि इसके अंदर कहाँ तक वो लचक दिखा सकते हैं और हर वो कानून जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है, उसके ऊपर हम भी समझते हैं कि उसके ऊपर फ़ौरी तौर पर उस कवानीन को बदलना चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो। ये अफ़गान अवाम की बात है, ये उस अफ़गान कौम की बात है जो 40 साल से हालत जंग में है। उनकी तीसरी नस्ल है जो हालत जंग में है। हाँ, लेकिन बात वही है ना, इमदाद करने को तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, चलें अगर कुछ इस्लामी मुल्क ही मिल जाते हैं तो वो भी मदद कर सकते हैं, लेकिन मसला जी। सारा ये है कि सबको यही लग रहा है कि अगर अफ़गान तालिबान हुकूमत इन सारी सूरत हाल से निकल जाती है, वो किसी तरह से थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाती है, ईजी हो जाती है, तो फिर शायद वो दुनिया के मुतालिबात नहीं मानेगी। तो इसको इंसानी कीमत पर उनको प्रेशराइज़ करके ही कोशिश की आप जा रही है कि जी वो उनके मुतालिबात मान ले, जो सरासर बिल्कुल एक नाजायज़ चीज़ है। अपने आर्टिकल में भी आप आसमा इसका जिक्र मैं कर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल आसमा मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर 21वीं सदी के अंदर इस तरह का बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से रवैया जो है, वो इन सारी इंसानी जानों के ज़ियाँ का कौन जवाबदेह होगा? मेरा सवाल आर्टिकल में भी यही था, मेरा सवाल आज भी ये है कि हम अगर समझते हैं कि तालिबान उनको लगता है कि जी ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, तो क्या उस ज़िद की कीमत अफ़गान अवाम को चुकानी पड़ेगी? हाँ, ज़िद ऐसा तो तो फिर नहीं दोनों होना तरफ से चाहिए। है ना, ज़िद अगर उधर से की जा रही है तो ज़िद इधर से भी की जा रही है, लेकिन दोनों जानिब से
थोड़ी बहुत लचक दिखाना होगी कुछ मामलात के ऊपर, ताकि ये जो एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है अफगानिस्तान के अंदर, इसको तो बाहर तौर किसी तौर रोका जा सके, उसके बाद दीगर जो मामलात हैं उनको टेबल टॉक के जरिए मनवाया जा सकता है। बहरहाल डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपका सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अफगानिस्तान के इशू पे हम बात कर रहे थे, कुछ खबरें और भी हैं, हमें अमेरिका और चीन के हवाले से भी आपसे एक बड़ी खबर शेयर करनी है, दीगर चीज़ें भी हैं प्रोग्राम में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निजाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। And they achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे अमेरिका की, जिसने एक बार फिर से चीन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पर पाबंदी लगा दी है। जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से चीनी कंपनी पर यह पाबंदी जासूसी और नेशनल सिक्योरिटी खतरात का बहाना बनाकर लगाई गई है। चीनी कंपनी को 60 रोज के अंदर अपनी खिदमात बंद करने की हिदायत कर दी गई है। अमेरिका ने चीन की बड़ी टेलीकॉम कंपनी का लाइसेंस कौमी सलामती के अंदेशे के पेश नज़र गुज़श्ता साल अक्टूबर में मनसूख कर दिया था, और अभी इत्तलात आ रही हैं कि अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कंपनी पर चीनी हुकूमत का कंट्रोल, उसकी रसाई, स्टोर, रुकावट डालना और अमरीकी मवासलात के रूट को तब्दील करने की सलाहियत बख्शता है। ये अमेरिका के खिलाफ जासूसी और दीगर नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियां पेश आ सकती हैं। चाइना टेलीकॉम गुज़श्ता 20 बरस से अमेरिका में खिदमात फराहम कर रही है और अपने बयान में अमेरिकी इक़दाम को मायूस कुन करार दे चुकी है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि चाइना टेलीकॉम 3 बड़ी कंपनियों में से एक है और दुनिया के 110 ममालिक में करोड़ों सारिफिन को अपनी खिदमात पहुँचाती है। लेकिन अमेरिका के इदारे फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने अप्रैल 2020 में ये तंबीह की थी कि चाइना टेलीकॉम को अमेरिका में बंद कर दिया जाए, और दावा ये किया गया था कि ये कंपनी चीनी हुकूमत का गलबा रखती है और इसे चीनी हुकूमत इस्तेमाल करती है। कंपनी को बज़ाहिर आज़ादाना काम करने के बजाय चीनी हुकूमत की हिदायत पर अमल करने पर मजबूर किया जाता है।
गुज़श्ता बरस अमेरिका ने 2 चीनी कंपनियों के कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए ख़तरा करार दिया था और अमेरिकी कंपनियों को इनसे आलात खरीदने के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी थी। नाज़रीन, चीन और अमेरिका के दरमियान 2018 में तिजारती जंग का आगाज़ हुआ था, जब अमेरिकी सदर ने चीनी मसनूआत पर टैरिफ में इजाफा कर दिया था और चीन ने भी इसका भरपूर जवाब दिया था। क्या ये जो एक नई पाबंदी है ये फिर से जो एक टेंशन हमें दिखाई देती है दोनों ममालिक के अंदर, इसको बढ़ा सकती है? इस पर हम बात करेंगे जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं ज़मीर असदी साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, अमेरिका और चाइना के दरमियान जो भी मामला चलते हैं उन पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर असदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़मीर असदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़मीर असदी साहब, क्या किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को? कहा जाता है, अमेरिका को बताया जाता है अमेरिका के इदारे फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन की जानिब से कि ये जो कंपनी है जो काम कर रही है, इतने वसी पैमाने पर काम कर रही है, इसके ऊपर तो चाइना की हुकूमत का कंट्रोल है। ऐसा है वाक़तन? जी बहुत शुक्रिया आसमा, आपने एक बार फिर जो है इनवाइट किया इस चीन और अमेरिका के माबैन जो ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर ये कम्युनिकेशन कंपनी इसको जो बैन किया गया अमेरिका की तरफ से, इस पर बात करने के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका की जानिब से चीन की इस बड़ी जो मेगा जाइंट एक कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उस पर जो है बैन करने की बात की गई है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो पास कर दिया गया है। लेकिन बात यह है कि इस पर जो इल्ज़ामात हैं, वो इल्ज़ामात की नफ़ी इस तरीके से होती है कि ये कम्युनिकेशन कंपनी जो है, वो न सिर्फ़ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में, जिनमें यूरोपीय ममालिक इनके बड़े जो है वो जी, कंज्यूमर्स हैं, 110 बड़ी ममालिक हैं कामयाबी के तकरीबन। साथ हम्म, उनमें बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो काम कर रही है और वो अपने सार्फिन की तादाद इनकी जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है। अमेरिका की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, उनकी नफ़ी एक और तरीके से ऐसे होती है कि ये जो कंपनी है, इसका जो बेशक उनका ये कहा जाता है कि सरकारी इनका ताल्लुक है, लेकिन चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उनका किसी किस्म का कोई इस पर इन्फ्लुएंस नहीं है। ये कंपनी इंडिपेंडेंटली काम करती है और जो इन पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं हमेशा से स्पाइनेज के, जासूसी के, डाटा कलेक्शन के, वो न सिर्फ इस कंपनी पर हैं बल्कि दुनिया भर की दूसरी जो दीगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उन पर भी आयद किए जाते हैं। लेकिन इसकी किसी भी तरह कहीं से भी कोई तौसीक नहीं हुई, कभी कोई तस्दीक नहीं हुई। तो हमें ये नजर आता है कि अमेरिका की जानिब से इस कम्युनिकेशन कंपनी को जो टारगेट किया गया है, ये उसी कैंपेन का हिस्सा है जिसके तहत अमेरिका की जानिब से कभी चीन की जो बड़ी मुआशी जो कंपनियां हैं, ट्रेड कंपनियां जो कि दुनिया भर में तिजारत कर रही हैं और अच्छा खासा नफा हासिल कर रही हैं, ये उसी कैंपेन का हिस्सा है। अमेरिका की जानिब से चीन की मुख्तलिफ कंपनियों को टारगेट करने का एक सिलसिला जो है वो हमें गुज़िश्ता सालों लेकिन में इस नजर आता है, कैंपेन खासतौर को पर। चाइना के अंदर किस तरह से देखा जा रहा है असद? फिर क्या राय पाई जाती है चाइना के अंदर, खास तौर पर वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो क्या सोच रही है? कोई रिएक्शन आएगा? चीन भी कोई जवाबी वार करेगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि अमेरिका की तरफ से जब कोई ऐसी पाबंदी या इस तरह की कोई चीज़ की जाती है तो जवाब ज़रूर आता है चाइना की जानिब से। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। चीन की हम देखते हैं कि मीडिया की इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो चीन के कुछ इदारों पर, मीडिया के जो बड़े इदारे हैं, अमेरिका में उस पर जो है कुछ पाबंदियाँ आयद की गई, कुछ उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको बैन किया गया। तो चीन की जानिब से भी उसी तरह जवाबी इक़दामात किए गए और अमेरिकी जो मीडिया के बड़े इदारे हैं उनको बैन किया गया। यहाँ पर उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स की तादाद में कमी की गई। इसी तरह जब अमेरिका की जानिब से चीन की जो चीन पर एडिशनल एक्स्ट्रा टैरिफ्स जो हैं वो आयद किए गए, तो चीन की तरफ से भी जवाबी इक़दामात किए गए। अब चीन में ये एक सोच मौजूद है कि अमेरिका की जानिब से चीन को कंटेन करने के हवाले से जो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब अगर चीन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ पर जो है वो पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं अमेरिका की जानिब से, तो बिल्कुल इसी तरह का जवाब चीन की तरफ से दिया जाएगा। हमारी चीन के जो बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, मेरी आज भी उनसे बात हुई, तो वो बिल्कुल क्लियर हैं कि अमेरिका को अब जो ज़ुबान जो है अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल की जाएगी, जो हरबे अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल किए जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से चीन की तरफ से जवाब दिया जाएगा। चीन इनको बिल्कुल लाइट नहीं लेगा और ये एक ऐसे मौके पर किया गया है जब चीन जो है हिस्टोरिकल जो है विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी करने जा रहा है। तो ये उसको उसके साथ कनेक्ट करके भी देखा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से पहले इस ओलंपिक्स को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, तो अब ऐन मौके पर जब ओलंपिक्स शुरू होने जा रहे हैं, तो अब एक ये कंपनी पर पाबंदी का नहीं शोशा नहीं, जो है वो ज़मीर छोड़ा ज़मीर जो मकासद हैं वो तो इससे कहीं बड़े लगते हैं। आप क्या समझते हैं कि वाशिंगटन चीन के साथ ये जो इक़्तिसादी और तिजारती पाबंदियां लगा रहा है, कौन से मकासद ऐसे हासिल करना चाहता है? क्या सिर्फ इसलिए ये किया जा रहा है कि चीन जो है वो उभरती हुई एक मईशत
बन रहा है, तो इस मईशत को अपने तौर पर एक धचका लगाने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? डेफिनेटली आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। अमेरिका की इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न है, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जब आए उन्होंने अपनी पॉलिसी को वाज़ेह किया, वही पॉलिसी अब जो बाइडेन जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं। अमेरिका का ये कंसर्न है कि चीन की जो बढ़ती हुई मुआशी ताकत है, वो अपना असर रसूख जो है वो बढ़ा रही है। और जहां एक तरफ चीन के जो दोस्त ममालिक थे वो तो चीन के साथ जो है वो कदम ब कदम चल रहे हैं, चीन से मुआशी फ़वाइद भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अमेरिका के जो दोस्त ममालिक हैं, अमेरिका के जो शराकतदार हैं, ख़ास तौर पर एशिया में, अफ्रीका में, अब वहाँ चीन की इन्वेस्टमेंट जो है, ख़ास तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद जो है, वो बढ़ती जा रही है। चीन जो है मुख्तलिफ ममालिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स चाइना की तरफ जो है वो बढ़ाएँ, हम आपसे इम्पोर्ट्स करने को तैयार हैं, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, फाइनेंशियल आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं, उनको हम जो है वो सपोर्ट करते हैं, हल करना चाहते हैं। तो अमेरिका में ये कंसर्न मौजूद है कि चीन की एक तरफ इकोनॉमिक पावर जो है वो बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इसका डिप्लोमेटिक जो इन्फ्लुएंस है, वो भी बढ़ता जा रहा है, जो कि परेशान-कुन है। और इसको कंटेन करने के लिए चीन की मुख्तलिफ कंपनियों को, चीन की इकोनॉमी को, चीन के डिफेंस को, चीन के हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये ज़मीर असदी, क्या इस चीज़ को समझा जा रहा है दोनों जानिब से? अमेरिका की भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी बात करें, वहाँ पर क्या राय पाई जाती है, क्या ओपिनियन है, वो भी हमसे शेयर करें। देखें, अगर ख़ाम माल जो है वो चाइना आता है और वो नहीं लेता है चाइना, या कोई और इस तरह की सूरत हाल दोनों ममालिक के पास हो जाती है, तब भी अमेरिका का एक बड़ा नुकसान है। दूसरी सूरत में ये है कि अगर जो प्रोडक्ट्स चाइना से जाती हैं, अमेरिका के अंदर जाती हैं, अमेरिका उनको ख़रीदता है, अपने लोगों तक पहुंचाता है, तो उसका भी एक तरह से कमी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है स्टोर्स के अंदर। अभी जैसे सप्लाई चेन मुतासर हुई थी ख़ास तौर पर चाइना से कोविड की वजह से, तब भी वहाँ के लोगों को तो बड़ी परेशानी हो गई थी ना। तो ये चीज़ अमेरिका के अंदर समझी जा रही है, कहीं पर ये कोशिशें जैसे हो रही हैं अभी कि जी चाइना की मईशत को धचका लगाया जाए, तो कोई तो ऐसा ग्रुप, कोई गिरोह ऐसा होगा जो इस चीज़ पे काम कर रहा होगा कि नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो सही रहने चाहिए। डेफिनेटली आज के आप अखबारात अमेरिका के उठाकर देख लें, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की लास्ट वीक की स्टोरी है, जो कि ये बता रही है और बड़ा खुल्लम खुला वो बयान कर रहे हैं, जहां एक तरफ वो चीन को तनकीद का निशाना बनाते हैं, चीन के मामलात के हवाले से जैसे वो समझते हैं, वहीं वो अपनी अमरीकी इंतजामिया को ये बता रहे हैं कि ये जो चीन के खिलाफ एक जंग शुरू की गई है, चीन को नीचा दिखाने की, और ये कोल्ड वार की शक्ल इख्तियार करती जा रही है, ये बिल्कुल नाकाम होगी। और अब जिस तरीके, इसकी वजह ये है कि अमेरिका जिस तरीके से चीन को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिशें जो है वो बार-बार साबित नहीं हो रही। चीन में अमेरिका में जो जो उनके जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं और जो उनके फॉरेन जो डिप्लोमेट्स हैं, वो भी अमेरिकन इंतजामिया को, जो सिटिंग इंतजामिया है, उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि एक खास वक्त के लिए आप ये जो एक राइवलरी है चीन के साथ, इसको रोकिए, स्टेप बैक कीजिए, दोबारा से सोचिए, समझिए कि जिस तरीके से अमेरिका चीन को कंटेन करने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसके क्या असरात मुस्तकबिल में न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर, बल्कि दुनिया की जो एक इस वक्त की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर होंगे। तो यकीनन सोच मौजूद है अमेरिका में, लेकिन हमें वो जो सोच है वो उस तरीके से अभी डोमिनेट करती हुई नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं बात जरूर की जा रही है, लेकिन अमेरिकी इंतजामिया का जो रवैया है और जो अमेरिकी इंतजामिया की जो पॉलिसी है, वो ऐसा लगता है कि एक ही डगर पर जो है वो आगे की जानिब बढ़ रही है। और जो मुख्तलिफ आवाजें चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से उठ रही हैं, उन आवाजों को अभी नहीं सुना जा रहा है। अमेरिकी इंतजामिया उनको सुनने के मूड में और उन पर कान धरने के मूड में नहीं है। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमें अमेरिका की जानिब से होती हुई दिखाई दे रही हैं कि जी आप किसी टेलीकम्युनिकेशन उस पर पाबंदी लगा दें बड़ी कंपनी के ऊपर, या और इस तरह के हथकंडे जिनको बहुत ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हो तो रही हैं बहरहाल ये चीज़ें। बहुत शुक्रिया ज़मीर असदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। अमेरिका में क्या सोच पाई जा रही है वो भी आपने शेयर किया। चाइना इस पर क्या रिएक्शन दे सकता है, नहीं दे सकता है, इस पर भी हमारी बात हुई है। और नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब हमें रुख करना है यूरोपीय ममालिक का। यूरोपीय ममालिक का हमें रुख इसलिए करना है क्योंकि वहाँ पर गैस बहरान जो है उसकी बहुत तवक्को की जा रही है।
चांसेस ये लग रहे हैं, क्योंकि रूस के यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी तादाद में फौजी तैनाती के बाद जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियों की धमकी दी है तो रूस भी कोई खामोश नहीं रहने वाला है। यूरोपीय ममालिक को गैस की सप्लाई मुनक़ता करने की धमकी दे डाली है और यूरोपीय ममालिक को 40% गैस की सप्लाई चूंकि रूस करता है, और अगर रूस ने वाकई गैस की ये सप्लाई बंद कर दी तो यूरोपीय ममालिक में तवानाई का एक बड़ा बहरान आ सकता है। इसी बहरान से यूरोपीय ममालिक को निकालने के लिए अमेरिका की कोशिशें जारी हैं और अमेरिका माया गैस पैदा करने वाले सबसे बड़े मुल्क कतर के अमीर से मुलाकात करने जा रहा है। अमेरिका में होने वाली मुलाकात में किन किन उमूर पर बात हो सकती है, पहले इस पर एक पैकेज आपको दिखाते हैं इस सारे मामले पर। फिर हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। रूस के मगरबी ममालिक और खास तौर पर अमेरिका से ताल्लुकात हमेशा से सदमुहरी का शिकार रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 माह के दौरान यूक्रेन की सरहदों पर बड़ी तादाद में रूसी फौज की तैनाती के बाद मगरबी ममालिक की बेचैनी में मजीद इजाफा हुआ है। पिछले 2 माह में जहां अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूस को मुआशी इक्तिसादी पाबंदियों की धमकियां दी गईं, तो वहीं रूस भी पीछे नहीं रहा और यूरोपीय ममालिक को गैस की बंदिश की धमकी दे दी। यूरोपीय ममालिक में मुतवक्के गैस बहरान ने यूरोपीय ममालिक की नींदें उड़ाई हुई हैं, और ये बेवजह भी नहीं, क्योंकि यूरोपीय ममालिक को मिलने वाली कुल गैस का 1/3 रूस से आ रहा है, जबकि इसका निस्फ यूक्रेन के रास्ते गुजरता है। अगर रूस ने वाकई यूरोपीय ममालिक को गैस की फराहमी रोक दी तो वहाँ तवानाई का शदीद बहरान पैदा हो जाएगा। यूरोपीय ममालिक को इस बहरान की सूरत हाल से बचाने के लिए अब अमेरिका की कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका और कतर के अमीर शेख तमीम के दरमियान मुलाकात होने जा रही है। कतर माया गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और दोनों रहनुमाओं में होने वाली मुलाकात रूस की जानिब से यूरोपीय ममालिक की गैस बंदिश की सूरत में बहरान की सूरत हाल से बचने और आलमी तवानाई की सप्लाई में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करेगी। अमेरिका की कोशिशें एक तरफ, लेकिन माहिरीन का कहना है कि आलमी गैस सप्लाई पहली ही सख्ती का शिकार है और कतरी कंपनियां ऐसी तवील मुद्दती माहिदों में कैद हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में यूरोपीय ममालिक को गैस बहरान से बचने के लिए मुख्तलिफ जरियों से गैस हासिल करने के लिए कोशिशें तेज करनी पड़ेंगी, वरना हालात मुश्किल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों रहनुमा ईरान के साथ 2015 के जोहरी मुआहदे को बचाने के लिए आलमी ताकतों की कोशिशों पर भी बात करेंगे। खलीजी और मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल से निपटने और खुशहाली के फरोग और अफगानिस्तान के मसले पर भी बातचीत का इम्कान है। बिल्कुल जी, बहुत सारे मसाइल पर बातचीत हो सकती है, लेकिन असल मुद्दा यही रहेगा गैस या बहरान जो पैदा हो सकता है यूरोपीय ममालिक को, जिसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये तनाज़ा ख़त्म होने में क्यों नहीं आ रहा है, बढ़ता क्यों जा रहा है? एक जानिब से धमकी आती है, दूसरी जानिब से कोई नई चीज़ सामने आ जाती है, क्यों हो रहा है? इस सारी चीज़ की डिटेल जो है वो हम ले लेते हैं जी। यूनुस खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, DW से भी मुंसलिक हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस खान साहब। वालेकुम सलाम। यूनुस साहब, ये बताइएगा, ये जो यूक्रेन तनाज़ा है, इस पर अमेरिका और रूस की जानिब से एक दूसरे पर पाबंदियां लगाने, धमकियों का सिलसिला हम देख रहे हैं मुसलसल बरकरार है। रोज़ कोई ना कोई नई धमकी सामने आ जाती है, या अमेरिका की जानिब से, या फिर बरतानिया कूद पड़ता है, या रशिया उसका जवाब देने लग जाता है। अब ये बता दीजिएगा कि अमेरिका ने यूक्रेन रूस तनाज़े पर सलामती काउंसिल का इजलास पीर के रोज़ तलब कर लिया है, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चीन पर भी जोर दिया है अमेरिका ने कि जी आप ही इस मसले में कुछ कर दें, यूक्रेन तनाज़े पर जो रूस पर आप अपना कुछ असर रसूख रखते हैं उसको कुछ इस्तेमाल कर लें, मामला ठंडा कर दें। आपको लगता है कि चीन या कोई और मुल्क जो है वो सालसी का किरदार अदा कर सकता है, मामला थोड़ा बेहतर हो सकता है? यूनुस खान, देखिए, इसमें जो सबसे 2 अहम फरीक है, एक उसमें रशिया, एक यूरोपियन यूनियन है, यूरोप है। इसमें अमेरिका के उसके इंटरेस्ट है, और उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है चाइना के साथ, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि चाइना के मफादात रशिया के साथ भी है, यूरोप के साथ भी है। चाइना खुद एक बहुत बड़ा खरीदार है गैस का रशिया से, तो चाइना तो इस हवाले से मेरे ख्याल में कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें इस बहरान की वजूहात में जाना चाहिए कि असल वजह क्या है इसकी। बेसिकली यूक्रेन में जो तनाज़ा है ये उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब नेटो वहाँ पे रुकनियत देने जा रहा था यूक्रेन को नेटो का, और रशिया ने एक रेड लाइन दी है कि वो ममालिक जो इनके स्टेट रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो नेटो का हिस्सा बने, उनके घर के या बॉर्डर के करीब नेटो के वहाँ पे कोई मिशन आए या वहाँ पे उनके कोई बेस वगैरह बने।
तो उस वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 महीने में कोई 1 लाख से ज़्यादा अफ़वाद जो है, वो बॉर्डर पे आए हैं, कशीदगी बढ़ी है और अब हम 2 से 3 महीने तक देख रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं और हर मुल्क की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी जो ताकतें हैं, वो इस हवाले से कोई किरदार अदा करेगी। इसमें मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। तो ये मुज़ाकरात तो हुए भी हैं ना पहले बहुत दफ़ा हमने देखा है, लेकिन बार-बार जब भी मुज़ाकरात होते हैं उसके बाद फिर से अमेरिका की जानिब से कह दिया जाता है, खुद अमेरिकी सदर बारहा इस खदशे का इज़हार कर चुके हैं ना कि रूस जो है पहले उन्होंने कहा कि जनवरी में अटैक कर देगा, अब वो फरमा रहे हैं कि फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जबकि रूस के वज़ीर ख़ारिजा का ये कहना है कि अगर जंग का इन्हिसार मॉस्को पर है, अगर हमने जंग करनी है तो भाई हम जंग नहीं कर रहे हैं, हम तो जंग चाहते नहीं हैं। और ये वो मौक़िफ़ है यूनुस खान जो पहले दिन से अपनाया जा रहा है रशिया की जानिब से, लेकिन साथ ही साथ ये भी वाज़ेह कर दिया गया है उनके वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से कि हम अपने मफादात के इस्तेहसाल की कोई इजाज़त नहीं देंगे। जंग न करने की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन कोई फ़रीक भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ रिटन चीज़ें दी गई थी अमेरिका को, उसका रिटन ही जवाब भी दे दिया गया है, लेकिन उसकी डिटेल्स जो हैं वो शेयर करने से मना कर दिया गया है। कुछ आपके पास अगर डिटेल्स हो, क्या है उसके अंदर, कोई पीछे हटता हुआ दिखाई देगा, कोई लचक दिखाएगा दोनों में से? देखिए 10 जनवरी को अमेरिका और रशिया के दरमियान जो है ना हाई सतह पर जो है ना मुज़ाकरात हुए थे और उसमें यूरोपियन यूनियन ने भी उस पे एतराज़ात ये उठाए थे कि जो तनाज़ा है यूक्रेन का, इसमें जो सबसे अहम फ़रीक है वो यूरोप है और हमें उसमें शामिल नहीं किया गया है। यूरोप की तरफ से भी ये एतराज़ात उठाए गए थे, लेकिन इस वक़्त हम जो चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, उसमें कोई भी मुल्क अपने मुफ़ादात से पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई लचक नहीं दिखाया जा रहा है। यूरोप का यही कहना है कि यूक्रेन एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसको हक हासिल है कि वो अगर नेटो में आना चाहता है या यूरोपियन ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहता है, तो इस पे रूस को एतराज़ नहीं होना चाहिए और ये नेटो अलायंस कोई रशिया के खिलाफ नहीं है। जबकि रशिया का कहना है कि हमने एक रेड लाइन बनाई हुई है और अगर इससे कोई भी ताकत इससे तजावज़ करेगा तो ये हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा। इस पे नेटो ने भी कहा है कि अगर यूक्रेन में कोई भी रशियन इक़दामात होगी तो वो सिर्फ़ यूक्रेन और रशिया तक महदूद नहीं होगा, बल्कि यूरोपियन यूनियन और नेटो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक रिवायती जंग की बात है, हम नहीं समझते कि रिवायती जंग होगी, लेकिन ये एक-दूसरे के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है ताकि अपने मुफ़ादात का ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ठीक है, प्रेशर तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रेशर जो है वो यूरोपीय ममालिक पे भी बहुत सारा आ गया है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि ज़रा 40% तक जो गैस सप्लाई है वो रशिया से होता है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि इस प्रेशर को कम करने के लिए अमेरिका जो है यूरोपीय ममालिक को इस तवानाई बहरान की सूरत हाल से बचाने के लिए अपनी बहुत सारी एफर्ट्स करता हुआ दिखाई देता है। इसी सिलसिले में हम ये देख रहे हैं, जो इत्तलात आ रही हैं कि अमेरिका जो है वो कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम, उनके दरमियान 31 दिसंबर को मुलाकात भी होने जा रही है। बताइएगा कि क्या ये मुलाकात गैस का जो मसला है सिर्फ उसी को लेकर हो रही है या इसमें कोई और चीज़ें भी डिस्कस की जा सकती हैं? जी, इसमें एक अहम मसला गैस का भी होगा, लेकिन इसमें आपको ये मैं बताता चलूँ कि बैनुल-अक़वामी तौर पे जब आप गैस खरीदते हैं, तो 2 किस्म के मुआहदे होते हैं। एक तवील-उल-मुद्दती मुआहदे होते हैं, जो कि 10 से 25 साल तक के उस पे मुश्तमिल होते हैं, जो कि पहले की से किए हों या हो रहे हों। एक होते हैं कि जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जिसको वो करीब मुद्दती। हम स्पॉट डीलर्स कहते हैं, जो मौके पे होते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो तवील मुद्दत मुआहदे हैं, वो इस टाइम मुमकिन नहीं है कतर के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वो मुख्तलिफ मुआहदों में जकड़ चुका है और वो इस पोज़ीशन में नहीं है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएँ कि यूरोप के अंदर हॉलैंड और नॉर्वे के ऐसे ममालिक हैं जहाँ से जो गैस है वो भी फ़राहम होती है। रशिया के बाद अगर हम यूरोप सबसे ज़्यादा अगर गैस खरीदते हैं तो वो नॉर्वे से हैं। ये मुआहदा आज का नहीं है, ये जो मसाइल हैं एनर्जी के हवाले से यूरोप को ये 2-3 साल से, और अब यहाँ पर मुतबादिल ज़राए के हवाले से भी काम हो रहा है। अगर यूरोप इससे मुतासर होगा तो इससे मुतासर रशिया भी होगा, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी एक बहुत बड़ी हद तक जो इस गैस की जो कीमत यूरोप से हासिल की हुई कीमतों पे उसका इन्हिसार है। तो मेरे ख़्याल में ये दोनों ममालिक के लिए अहम है और मामलात जो है ये बातचीत की तरफ जाएँगे अगले कुछ दिनों तक, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आगे कुछ अगले चंद दिनों में इसके हवाले से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। नहीं, तो ये जो तनाज़ा है जो इतने सारे दिनों से चला आ रहा है जी, पहले जनवरी है, फिर फरवरी है, अब तो फरवरी भी एंड होने वाला है, तो ये इसका हल कब निकलेगा?
देखिए जितनी भी फ़रीक़ैन हैं वो सारे अपने जो मौक़िफ़ है उससे पीछे नहीं हट रहे हैं और हर फ़रीक़ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्की मुफ़ादात के हवाले से बात मनवा लें। समझौता ना करे और यही वजह है कि ये तवील से तवील होता जा रहा है, बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और इसकी वजह से यूरोप में भी और रशिया में भी और अमेरिका में भी और बहुत इसके असरात देखे जा रहे हैं। म दू अब हम देख रहे हैं कि पीर के दिन इसमें सलामती कौंसिल के इजलास में इसको डिस्कस किया जाएगा और इस हवाले से भी बातचीत की जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी यूनुस खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। पेरिस से बराह रास्त हमें सिचुएशन बता रहे थे, यूरोपीय ममालिक में इस वक्त क्या सोच पाई जा रही है और अमेरिका गैस सप्लाई के हवाले से सोच को लेकर क्या इकदाम करता हुआ, कतर से मुलाकातें करता हुआ हमें दिखाई दे रहा होगा अगले चंद दिन के अंदर। लेकिन जो असल मसला है यूक्रेन पर रशिया और अमेरिका के दरमियान, वो अभी तक हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों ममालिक की जानिब से कोई भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है। अपने अपने जो मुल्की मफादात हैं उनको ज़ाहिर है सर फहरिस्त रखा जा रहा है, उन्हीं पर दोनों ममालिक कायम दिखाई देते हैं। बहरहाल यूनुस खान साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। अब हमें आगे बढ़ना है और मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्राम की क्लोजिंग का वक्त आन पहुंचा है जी। लेकिन जाते जाते आपसे एक चीज़ हमें शेयर करनी है, नाम है उसका चलते चलते। ये हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है जिसमें हम दुनिया भर की खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। आप ये सेगमेंट भी देखिए, हमें इजाज़त दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद। कोलंबिया में एक ऐसा अनोखा मकान बनाया गया है जिसे अपसाइड डाउन होम का नाम दिया गया है, यानी ये घर पूरे का पूरा उल्टा तामीर किया गया है। इसके अंदर जाकर देखें तो फर्श छत है और छत फर्श पर दिखाई देता है। पलंग और जरूरत का सामान सब उल्टा लगाया गया है। इस मकान के मालिक का कहना है कि जब इस घर की तामीर शुरू की थी तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना ख्वाब पूरा करके दिखाया। अब लोगों की बड़ी तादाद उनके घर को देखने दूर दूर से आती है। लोग सारी जिंदगी कोशिश करते हैं कि किसी तरह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाए, लेकिन अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने 52 हफ्तों में 52 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड बना दिया है। अमेरिकी रियासत आइडाहो से ताल्लुक रखने वाले डेविड रश का कहना है कि वो हमेशा से साइंस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते थे और लोगों में इन मौजुआत में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उन्होंने तहैया किया कि वो हर हफ्ते इन मौजुआत से मुताल्लिक एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। डेविड ने अपने रिकॉर्ड बनाने का मिशन गीले साबुनों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में एक के ऊपर एक रखने के रिकॉर्ड से शुरू किया था, जिसके बाद हर हफ्ते एक नया रिकॉर्ड बनाते रहे। क्रिप्टो करेंसी को तिजारत का मुस्तकबिल कहा जाता है। इसी सोच को दिमाग में रखते हुए पाकिस्तानी नयाद बरतानवी नौजवान ने लंदन में बरतानिया का पहला क्रिप्टो चाय कैफे का आगाज कर दिया है। इस कैफे में क्रिप्टो करेंसी के एवज चाय दी जाएगी, जबकि कैफे से डिजिटल असासे खरीदने वालों को 10% रियायत भी दी जाएगी। उन्होंने मुल्क से बाहर देसी माहौल बनाने के लिए कैफे को ट्रक आर्ट से सजाया है। 26 साला तैयब शफीक का ये कैफे लोगों में काफी मकबूल होता जा रहा है। अगर आप रोज अपनी ईमेल का स्पैम फोल्डर नहीं देखते तो अब देखना शुरू कर दें, क्या पता आपकी भी अमेरिकी खातून की तरह लॉटरी निकल आए। अमेरिकी रियासत टेक्सास से ताल्लुक रखने वाली 55 साला खातून लारा स्पीयर्स इस वक्त हैरान रह गई जब उन्हें उनके स्पैम मेल के फोल्डर में $30 लाख की लॉटरी की खुशखबरी मिली। उन्होंने मिशिगन नामी लॉटरी खरीदी थी और इनाम जीतने के तकरीबन 1 माह बाद एक दिन जब वो अपनी ईमेल में कुछ जरूरी मालूमात ढूंढ रही थी तो अचानक उनकी नजर मिशिगन लॉटरी की मेल पर पड़ी और वो ये देखकर यकीन नहीं कर पाई कि वो $30 लाख जीत चुकी हैं। दूसरों पर कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी के मुकदमात करने वाले गूगल और यूट्यूब पर खुद कॉपीराइट्स का केस दायर कर दिया गया है। भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर की जानिब से गूगल और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज करवा दी गई है। हदायतकार और प्रोड्यूसर्स का कहना है कि उनकी फिल्म बिना इजाजत के यूट्यूब पर शेयर कर दी गई थी, इसलिए कॉपीराइट की मुबैना खिलाफ वर्जी पर गूगल और उसके आला हुकाम पर मुकदमा दर्ज किया है।